Assalamualaikum my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 7 on chapter number 3, that is atomic structure. So far we have discussed many things in this chapter, and in today's lecture we are going to discuss about quantum numbers and about the filling of electrons in different energy levels. So we are going to start our lecture with the definition of quantum number. The set of numbers which clearly indicate the position of electron in an atom are known as quantum numbers. तो बेसिकली क्वांटम नंबर होते क्या है, हमारे पास ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, जो हमें क्या बता देती है कि आपका इलेक्ट्रॉन एटम में किस पोजीशन पर है। यानी बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन एड्रेस। अगर आपको किसी के पास जाना हो तो आप उसकी जगह मालूम करने के लिए उसका एड्रेस मालूम करेंगे उसके घर के लिए। जस्ट लाइक दैट क्वांटम नंबर्स आपको आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसके अंदर बता देता है, एटम के अंदर। दैट इज वेयर इज योर इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन एन एटम, कि आपके एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर पाया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या है, तो बेसिकली ये वो सेट ऑफ नंबर है जो आपको इंडिकेट कर देते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस एक एटम के अंदर। The orbital in an atom is completely described by the following 4 quantum numbers. तो बेसिकली ऑर्बिटल जो आपके एटम के हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं, 4 क्वांटम नंबर के जरिए। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली ऑल टुगेदर जितने भी आपके क्वांटम नंबर हैं वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन आपके एटम में कहाँ पाया जा रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम l से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को भी हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। So now we are going to first discuss about our first quantum number, that is principal quantum number. It is represented by n, which describes the size of orbital. With the increase of the volume of n, the size and energy of the orbital also increases. It has only positive integer value, that is 1, 2, 3, but it is not 0. तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा आपके पास होता क्या है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल n के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये आपके ऑर्बिटल का साइज आपको बता रहा होता है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी ये बात कि जैसे जैसे आपके एटम के अंदर ऑर्बिटल्स या शेल्स बढ़ते जाते हैं तो आपके एटम का साइज भी बढ़ता जाता है, प्लस आपके ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। तो इसी बात को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी डिफाइन करता है, और इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी, यानी 1, 2, 3 कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, और दूसरी बात ये कि कभी भी ये जीरो में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप मेरे साथ ये डायग्राम देखें तो आपको एक एटम दिखाया गया है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है। हमें पता है कि आपके एटम का फर्स्ट ऑर्बिट क्या कहलाता है, 1 कहलाता है या केशल कहलाता है। दूसरा ऑर्बिट आपके पास n उसका 2 होगा और वो l कहलाएगा। तीसरे में आपका n क्वांटम नंबर 3 होगा, वो m कहलाएगा, और फोर्थ में आपका क्वांटम नंबर 4 होगा और वो n कहलाएगा। और हम जब प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ ये बात डिस्कस की थी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। यानी द फर्स्ट वन विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस हैज लेस एनर्जी, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कंपैरेटिवली उस शेल की जो आपके न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्वांटम नंबर आपको यही बताता है कि आपके ऑर्बिटल का साइज क्या है, या उसमें आपकी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल्स बढ़ रहे होते हैं। तो आपका ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ रहा होता है और आपके ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ रही होती है, दोनों यानी डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। और n बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, इसका क्वांटम नंबर।
तो n आपके पास क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और सो ऑन। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि हमने क्वांटम नंबर को डिस्कस किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस हमें फायदा क्या हो सकता है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। सो it shows the position of an electron and the size of an orbital when n is equals to 1 the electron is in k shell। सही है बेटा, यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, आपकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द साइज ऑफ एन ऑर्बिट। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट पहले फिल होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। सो बेसिकली जब आपको ये पता होगा कि आपके ऑर्बिट का साइज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल जब n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, k शेल में मिलेगा। यानी आपका n1 है, आपके पास एक ही ऑर्बिट है, तो आपका इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा ऑब्वियसली। तो आपको आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल जाएगी। देन n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ होगा, l शेल में होगा। सही है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 कौन सा शेल होता है, l होता है। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड कर रहा है, l शेल में। जब आपके पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन इज इन m शेल। तो n इज इक्वल टू 3 मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पाया जा सकता है, m शेल में। और जब आपके पास n की वैल्यू 4 होगी द इलेक्ट्रॉन इज इन n शेल। जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा आपके पास, n शेल के अंदर होगा। सो इन दिस वे आपको क्या पता चल रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपके एटम के अंदर कहाँ है, प्लस साइज ऑफ एन ऑर्बिट भी पता चलता जा रहा है कि k में है, l में है, m में है, n में है। तो बेसिकली n की वैल्यू आपको आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता देती है, प्लस साइज ऑफ एन ऑर्बिट भी बता देती है। सेकंड इसका सिग्निफिकेंस हमें क्या है, इट शोज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सही है, आपको आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चल जाती है। कैसे, अब देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो उस ऑर्बिट के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। The lower value of n represent that the electron is near to the nucleus and that it has the small amount of energy। ठीक है बेटा, हमने इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो सबसे ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, यानी जो आपके फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू कि जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएं और न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर होते चले जाएं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जो क्लोज होगा न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज रिजाइडिंग इन एन शेल। अगर वो एन शेल में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वो के शेल में है तो उसकी एनर्जी कम होगी। सो इन दिस वे आपको आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती जा रही है, साइज ऑफ ऑर्बिट भी पता चलता जा रहा है, और आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है ये भी आपको पता चलता जाता है। Thus, principal quantum number describe the energy and position of an electron in a shell। तो इसका मतलब आपको अगर हम इसकी समरी देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि 10 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एनर्जी और पोजीशन बता रहा है आपके इलेक्ट्रॉन की एक शेल के अंदर। नाउ द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब ये आपके पास क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इंडिकेट्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे ऑर्बिटल की शेप पता चल जाती है। द वैल्यू ऑफ एल गिव द नंबर ऑफ सब शेल इन एन ऑर्बिट और शेल। और जो L की वैल्यू होती है, जैसे N की कुछ वैल्यू होती है, L की भी कुछ वैल्यू होती है, और इससे हमें क्या पता चल रहा होता है, इससे हमें नंबर ऑफ सब शेल्स पता चल रहे होते हैं आपके ऑर्बिट या शेल में। जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी लेवल्स के भी फर्दर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी शेल्स के अगर दूसरे अल्फाज में जो दूसरे वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, शेल के भी फर्दर सब शेल्स होते हैं। तो बेटा अब एल आपको क्या बताएगा, प्रिंसिपल में तो हमने एनर्जी लेवल्स देखे थे, एल आपको ये बताएगा या एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि आपके जो शेल है उसके अंदर फर्दर जो सब शेल है उनका नंबर आपके पास क्या, यानी आपके पास कितने सब शेल पाए जा रहे हैं, प्लस शेप ऑफ द ऑर्बिटल।
वो ऑर्बिटल या वो सब शेल जो पाया जा रहा है उसकी शेप क्या हो सकती है। सो एल की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 सो ऑन, यानी एल आपके पास n माइनस एल वैल्यू से आता है। ठीक है बेटा, तो n माइनस एल वैल्यू हो सकती है इसकी। अब इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, it shows the shape of an orbital. Example, when L is equals to 0, the orbital is s orbital and shape is spherical. ठीक है बेटा, हम ये बात कर चुके हैं कि जब भी आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू डिफाइंड होगी तो वो आपको आपके ऑर्बिटल की शेप बता रहा होगा और दूसरा आपको क्या बता रहा होगा, उसके नंबर भी बता रहा होगा कितने सब शेल्स हैं। तो अगर आपके पास L की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास जो ऑर्बिटल पाया जाता है वो क्या होता है, S होता है और उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। सही बेटा, S ऑर्बिटल हमारे पास ये दिखाया गया है हमें यहाँ पर, इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल, गोल है। सही है, तो L जब भी 0 होगा आपके पास ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होगा और ये कौन सा ऑर्बिटल कहलाता है, S ऑर्बिटल कहलाता है। और जब आपके पास L की वैल्यू 1 होगी, द ऑर्बिटल इज p ऑर्बिटल एंड शेप इज डम्बेल। और जब ऑर्बिटल आपके पास L इज 1 के बराबर होगा तो वहां पे आपका p ऑर्बिटल पाया जाएगा और p ऑर्बिटल आपको पता है कि किस शेप का होता है, डम्बेल शेप का होता है। जब आपके पास L की वैल्यू 2 होगी, ऑर्बिटल आपके पास d होगा और उसकी शेप कैसी होगी, डबल डम्बेल। अब ये देखें, एक डम्बेल एंड देन सेकेंड डम्बेल। तो जब L की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल D होगा और वो आपके पास डबल डम्बल शेप का होगा। और जब L की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो ऑर्बिटल आपके पास F होगा और उसकी शेप आपके पास सॉसर लाइक होगी। दिस इज द F ऑर्बिटल। Now the second significance of your azimuthal quantum number is it shows the capacity of accommodation of electron in an orbital that is। अच्छा, अभी तक हमने क्या कहा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, आपके ऑर्बिटल की शेप बताता है। हमने देख भी लिया कि L की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही थी आपके ऑर्बिटल्स भी चेंज हो रहे थे। अगर 0 थी स्फेरिकल था, गोल था। सही है, L1 था, p ऑर्बिटल था, किस तरह की शेप थी, डम्बेल शेप थी। अब दूसरी बात जो आपको पता चलती है वो क्या पता चलती है कि आपके ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। अब कैसे, जैसे S है तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, इट कैन ओनली एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स और S का मीन जो है वो क्या होता है, शार्प लाइंस। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P मीन प्रिंसिपल लाइंस। D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D मीन डिफ्यूज लाइन। F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और F मीन क्या होता है, फंडामेंटल लाइंस। तो ये इनकी जो है एब्रिविएशन, मतलब अगर आप देखें तो ये है। तो बेटा यहाँ पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे s ऑर्बिटल की बात की जा रही है तो उसमें आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर कोई आपसे p ऑर्बिटल की बात करे तो आपको उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं आ सकते। D में अगर बात की जाए तो D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। F में बात की जाए तो F में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ सकते। देन इट हैज टू स्विच टू अनदर ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल s फिल हो गया तो डेफिनेटली अगर 2 से ज्यादा उसमें नहीं आ सकते तो उसको p में भेजने पड़ेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको कौन बता देता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बता देता है। This quantum number describes the shape of orbital. It also tells that energy levels consist of sub energy levels. सही है, तो बेटा आपको यहाँ पे दो चीजें पता चल गई। फर्स्ट हमने वैसे भी देख लिया था इसको जब हमने 1 by 1 डिस्कस किया कि पहले तो हमें शेप पता चल गई और शेप पता चलने से हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल S या स्फेरिकल शेप है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमें कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चलती जाती है। और बेसिकली हमें शेप के साथ ये भी पता चल रहा है कि इसका मतलब एनर्जी लेवल्स के साथ वाकई वहाँ पे सब एनर्जी लेवल्स भी पाए जाते हैं।
इन अ पर्टिकुलर शेल द वेरियस सबशेल्स हैव एनर्जीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और फिर इनकी जो है वो एनर्जी डिफरेंस दी है। एनर्जी जो है इनकी किस तरह से है, एस की एनर्जी कम होगी पी से, डी की एनर्जी जो है वो पी से ज़्यादा होगी और एफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इनकी एनर्जीज में भी डिफरेंस पाया जाता है। Now the third quantum number is magnetic quantum number. A moving electron in a subshell is associated with a magnetic field. Under the influence of external magnetic field, electrons in a subshell adjust themselves in different orientations or preferred regions of space are called orbitals. The possible values of m number of orbitals depend upon the values of L. तो बेटा बेसिकली होता क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सबशेल्स में जब उनको मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है एक्सटर्नली, तो क्या होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। देखें आपके पास हम जो नॉर्मली बात करते हैं वो 3 एक्सिस की बात कर रहे होते हैं। एक्स प्लेन होता है, वाई प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है। सही है, 3D जिसे हम कहते हैं, 3 डायमेंशनली कह रहे होते हैं। एक डायमेंशन एक्स आ जाती है आपके पास, एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर वाई ले लेते हैं, फिर उसके परपेंडिकुलर हम जेड ले लेते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम स्पिनिंग में थोड़ा आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन या स्फेरिकल में जो है वो 3 ले रहे होते हैं, लेकिन जब उसमें हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि हम पी एक्स पी वाई पी जेड में उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं उसकी ओरिएंटेशन को। तो होता क्या है कि वैसे तो वो नॉर्मली पाए जाते हैं ओरिएंटेशन में, लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंगली अपनी ओरिएंटेशंस को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं प्रिफेयर्ड रीजन्स में स्पेस के, यानी आपके ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। और जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम की है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल पे, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एल, यानी जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है उस पर आपका एम डिपेंड कर रहा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा होता है। तो बेटा आप इस चीज को यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। मैग्नेट की एग्जांपल आपको पता ही है, आप मैग्नेट के सामने जब भी कोई चीज लेके जाते हैं स्टील की, आयरन की, तो क्या होता है उसकी अकॉर्डिंगली वो मूव करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। जस्ट लाइक दैट जब आप मैग्नेटिक फील्ड अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो दे बेसिकली अरेंज adjust themselves in their stability levels. So what happen, m की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, -1 से लेके 0 और +1 तक हो सकती है। अब कौन से सबशेल्स होते हैं, कितने उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं और क्या वैल्यू ऑफ m की हो सकती है, हम उसको देख लेते हैं स्टार्ट की मदद से। देखिए अगर आपके पास सबशेल की बात करें तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल जाती है, एल से मिल जाती है, यानी आपके एजिमुथल क्वांटम नंबर से मिल जाती है। और अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2l+1, और फिर उसके बाद हम वैल्यू ऑफ m तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबशेल 0 है, यानी l की वैल्यू आपके पास 0 है, तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 ही होगा। ये लास्ट टाइम देखा था ना बेटा कि वहां पर L की वैल्यू 0 थी, तो वहां एक ही ऑर्बिटल था, क्या था, S ऑर्बिटल था। अब जब अगर हम S ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आपको पता है वो स्फेरिकल शेप होता है और उसमें ओरिएंटेशंस आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो गोल चीज आप कहीं से भी लें, उसका एक्स प्लेन y पे चला जाएगा, y प्लेन z पे चला जाएगा, फिर उसको रोटेट करेंगे, फिर क्या होगा कि वो आपका x वाला y पे, y वाला z पे, तो आप अपनी उस ओरिएंटेशन को उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई शेप स्पेसिफाइड हो जाए तो उसका आप एक्स वाई प्लेन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास यानी सबशेल 0 होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, तो वहां पे आपकी वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबशेल में आपके पास अगर वैल्यू 1 होती है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात कोई वाली है, पी वाली बात है। कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पी एक्स पी, और उसकी ओरिएंटेशन देखिए क्या हो सकती है, एक्स वाई सी, पी एक्स वाई पे -1, तो जैसे फॉर एग्जांपल 0+1, तो ये बेसिकली डिफरेंट ओरिएंटेशंस बता रहे हैं, तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। एक्स वाई सी प्लेन्स पर उनकी ओरिएंटेशन आपको डिफरेंट नजर आ सकती है।
सब शेल की वैल्यू 2 होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके 5 हो जाएंगे और उनकी ओरिएंटेशन भी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। 5 तरह से खुद को स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स आपके पास 3 होंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें 7 हो सकते हैं और उसकी वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी वो खुद को कितनी तरह से, 7 तरह से जो है स्पेस में ओरिएंट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। So this is all about the magnetic quantum number, that how your electron orient themselves in your subshells। तो आपके यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद की ओरिएंटेशन को किस तरह एडजस्ट कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो खुद को स्पेस में कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे अपने सबशेल में। अब ओरिएंटेशन यानी वो किस तरह से मूव करके किस एक्सिस पे जा रहे हैं, किस तरह मूव करेंगे, ये सब हमें कहाँ से पता चल जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। Now the significance of magnetic quantum number, इसका हमें क्या फायदा होता है? It is clear from the above that p shell can have 3 orientation, that is px, py, pz। हमने देख लिया बेटा कि l की वैल्यू अगर आपके पास 1 होती है वहां पर आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं और वहां ओरिएंटेशन भी 3 पॉसिबल हो सकती है। -1 0 +1 उसका यही मतलब था कि आपके पास px भी पॉसिबल है, py भी पॉसिबल है एंड pz भी पॉसिबल है, यानी ये तीनों की तीनों ओरिएंटेशन वहां पर पॉसिबल है। Similarly, d subshell can have 5 orientation और ऑर्बिटल सही है जो हमने सेकंड बात की थी कि l की वैल्यू आपके पास 2 होगी, वहाँ 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होंगे और वहाँ पे ओरिएंटेशन भी 5 पॉसिबल है। f सबशेल की जब हमने बात की तो वहाँ 7 ओरिएंटेशन देखी हमने और हमने क्या कहा कि वहाँ 7 ऑर्बिटल्स। So this is all about magnetic quantum number, about the significance of quantum number. Now we are going to start our next quantum number, that is spin quantum number। तो नाम से ही शुरू हो जाना चाहिए, स्पिन मतलब समथिंग इज रोटेटिंग, स्पिनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपके ऑर्बिट पे कंटिन्यूस स्पिन कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, अब वो अराउंड द न्यूक्लियस तो मूव करता है आपका इलेक्ट्रॉन आपके एटम में, लेकिन वो अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, जस्ट लाइक दिस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से वो घूम रहा होता है। दिस स्पिन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है जैसे आपकी घड़ी चलती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, उल्टी घड़ी घुमाना 12 11 10 9 8। तो इसकी डायरेक्शन दोनों तरह से हो सकती है, स्पिन की क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। Thus S can have two possible spin possible values। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इसका मतलब स्पिन्स भी दो तरह की पॉसिबल हो सकती है, एक पॉजिटिव हाफ की वैल्यू से रिप्रेजेंट की जा सकती है और एक नेगेटिव हाफ की वैल्यू से हम दोनों स्पिन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। As a rule, when two electrons are present in an orbital, they have a positive spin। और हम इस रूल को मानते हैं कि ये रूल है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाए जाते हैं तो वो कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। अगर एक फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है तो दूसरा डेफिनेटली उसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉन की कभी भी सेम स्पिन नहीं हो सकती, दे मस्ट हैव देयर अपोजिट स्पिन। अगर वो सेम ऑर्बिटल में डिसाइड कर रहे हैं तो दोनों की स्पिन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ है तो दूसरा नेगेटिव वैल्यू के साथ होना चाहिए। जैसे अगर आप ये देखें तो ये इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ है क्लॉकवाइज है तो ये उसके बरक्स एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। दिस इज द रेफरेंस वीडियो लिंक। अगर आप लोग इसे फर्दर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे क्वांटम नंबर से तो बेटा आप इस पे जाएं, जरूर जाएं और इसको देखें, इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। Now we are going to discuss about the whole summary of the quantum number। तो बेटा n आपको क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इससे हमें क्या पता चलते हैं, एनर्जी लेवल्स और शेल नंबर्स। पॉसिबल वैल्यू आपके पास 1 2 3 हो सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर d ऑर्बिटल द शेल नंबर मैचेस द रो ऑफ द प्योरिटी। तो बेसिकली इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो आपके d ऑर्बिटल है उनके अलावा जो शेल नंबर है वो आपके प्योरिटी रो से मैच कर रहा होता है। एल एजिमुथल होता है, इसमें आपको 3D शेप आपके ऑर्बिटल की पता चल जाती है। इसकी वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। 0 s ऑर्बिटल होगा, 1 p ऑर्बिटल होगा, 2 d ऑर्बिटल होगा, 3 आपका f ऑर्बिटल होगा।
देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास क्या होता है, ऑर्बिटल सब टाइप बता देता है, इसकी वैल्यूज इंटीग्रल्स में -1 to +1 होती है। एमएस आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव हाफ हो सकती है और नेगेटिव हाफ हो सकती है। अच्छा, तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ हम एन देखते हैं, 2n देखते हैं, इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स क्या हो सकते हैं, 4l+2। This is all about the summary of quantum numbers, what we can conclude from the quantum numbers. And now we are going to discuss about maximum number of electrons in the shell. यानी हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि किस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हमें अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये न्यूक्लियस है, उसके बाद अगर आप इसके जो है फर्स्ट ऑर्बिट में देखें तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, सही है। उसके बाद कितने आ रहे हैं, उसके बाद कितने आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट शेल में आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2, सेकंड शेल में आ रहे हैं 8, थर्ड में आ रहे हैं 18। तो कोई ना कोई रूल तो ऐसा होगा ना जिसकी मदद से हम इसे फिल करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। The filling of electrons in energy levels take place on the 2n square basis and is the number of that particular shell. तो हम इसको किसकी मदद से भरते हैं, फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने एनर्जी लेवल्स में 2n स्क्वायर फॉर्मूला से, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ नंबर ऑफ पर्टिकुलर शेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं k शेल की बात करूँ या फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। Thus maximum number of electron is obtained by 2n square formula। तो अगर हमें maximum number of electrons को find करना हो तो हम किस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, 2n स्क्वायर की मदद से। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करें तो क्या आता है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फर्स्ट शेल। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो यानी n हमारे पास क्या होगा, 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आपके फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेकंड शेल, अगर हम सेकंड शेल की बात करें 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल, अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो n की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 is 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। फोर्थ की जब हम बात करें तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके फोर्थ शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं। So 2, 8, 18, 32 shows the maximum capacity of filling electrons by first, second, third and fourth energy levels। तो ये जो वैल्यूज आपको दिखाई गई है 2, 8, 18, 32, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं, और अब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ में 32 आ सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर डिजायर्ड एनर्जी लेवल। अगर आपको पता करना हो कि आपके इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो आप सिंपली ये फॉर्मूला वहाँ लगा सकते हैं। एन की जगह आपने फॉर एग्जांपल अगर थर्ड ऑर्बिट में देखना चाहें तो एन रखा, एन का स्क्वायर लेंगे यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसी तरह से आप अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शेल में, अगर आपको नंबर ऑफ शेल पता हो या आप उस नंबर ऑफ शेल में देखना चाह रहे हैं। So, beta, this is all about our lecture number 7. I hope you understand all the things. Allah Hafiz, bye bye, take care.